Hello student, myself Anita. वेलकम टू G&R कॉलेज बुलंदशहर। मैं आपको एजुकेशन बीए फर्स्ट ईयर की एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट पेपर पढ़ाऊंगी फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी जो बुक लगी हुई है वो है शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना। यानी कि हमारी जो शिक्षा की अवधारणात्मक संरचना की बात करें तो उसमें हम सबसे पहले यूनिट वाइज चलेंगे। तो हमारी फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है शिक्षा की अवधारणा एवं उद्देश्य। इसमें हम देखेंगे विशेष तौर पर शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसमें हम प्राचीन शिक्षा को पढ़ेंगे पहले कि हमारी जो प्राचीन शिक्षा है, यानी कि प्राचीन शिक्षा के अर्थ की बात करें तो हमारी जो प्राचीन शिक्षा है वो जो भारतीयों का हमारा जो दर्शन है वो विशेष तौर पर शांति, सदाचार और आदर्श के मार्ग पर ले जाने वाला रहा है। साथ में प्राचीन शिक्षा में ये माना भी जाता था, जो हमारे प्राचीन शिक्षा शास्त्री रहे हैं वो मनुष्य को इन्हीं कई सारे गुण को इन्वॉल्व करने के साथ साथ, यानी कि वो ये मानते थे कि शांति, सदाचार और आदर्श के मार्ग पर अगर मनुष्य चले तो उसे सुख और समृद्धि प्रदान होती है। साथ में इन्हीं गुणों के कारण व्यक्ति को आत्मिक और मानसिक सुख भी प्राप्त होता है। साथ में हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी उसमें यह भी माना जाता था कि भौतिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक सुखों की ओर, यानी कि आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी कि अगर बात करें कि भौतिक सुखों की बात करें कि भौतिक सुख जो आज की हमारी लग्जरी चीज़ें हैं, आज की वर्तमान शिक्षा की अगर हम बात करें तो वर्तमान शिक्षा में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर जितनी भी चीज़ें हैं भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो प्राचीन शिक्षा थी वो आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करने की और ज़्यादा बल देती थी। और उसका रीज़न ये भी है कि आज हमारी जो प्राचीन शिक्षा है उसकी ये विशेषता रही है कि कहीं ना कहीं वो ये है कि वो व्यवस्थित रूप में रही होगी। यही एक रीज़न है कि आज भी हम क्या करते हैं, उसे प्रॉपर रूप में देख पा रहे हैं। क्योंकि आज भी हमारी जो संस्कृति है उसे हम क्या कर रहे हैं, हमारी संस्कृति से आज भी हमारी जनरेशन रूबरू है। वही एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं शिक्षा का एक ये कारण रहा होगा कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को लगातार दूसरों को प्रोवाइड करती रही है, जनरेशन को, नेक्स्ट जनरेशन को। साथ में अगर हम प्राचीन शिक्षा की विशेषताओं की बात करें तो प्राचीन शिक्षा की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमारी पहली विशेषता है विद्या आरंभ संस्कार। विद्या आरंभ संस्कार का मतलब जैसे आपको पता ही चल रहा है नाम से ही, विद्या आरंभ संस्कार, यानी कि विद्या का जब आरंभ करना हो तो हमारी प्राचीन संस्कृति में ये प्रावधान था कि जब कोई बच्चा अक्षर ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या शुरुआत करना चाहता है तो उससे पहले बच्चे को विद्या आरंभ संस्कार का आरंभ कराया जाता था। साथ में इसमें जो बच्चा होता था वो अपनी सरस्वती माँ, विनायक जी और अपने कुल देवता का पूजन करता था। और उस पूजन के बाद या उस संस्कार के बाद ही वो अक्षर ज्ञान को प्राप्त करता था और अक्षर ज्ञान को प्राप्त करने की श्रेणी में आगे बढ़ता था। दूसरा है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार का मतलब होता है, उपनयन का मतलब होता है गुरु के समीप ले जाना। यानी कि बच्चे को एक समय के बाद हम क्या करते हैं, जैसे प्री प्ले से पहले हम घर में भी कुछ शिक्षाएं देते हैं, लेकिन उसके बाद एक समय के बाद हम कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन के लिए जैसे स्कूलों में भेजते हैं। तो पहले भी ये प्रावधान था उपनयन संस्कार, यानी कि अगर उपनयन का मतलब होता था गुरु के समीप ले जाना। गुरु के समीप ले जाना यानी कि बच्चे को गुरु के समीप यानी गुरुकुल में प्रवेश कराने के लिए जैसे आजकल एडमिशन प्रोसेस होती है, ऐसे ही उस समय में हमारी प्राचीन शिक्षा में उपनयन संस्कार हुआ करता था कि गुरुकुल में जाने से पहले बच्चे को उपनयन संस्कार कराया जाता था और उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चा गुरुकुल में जाया करता था, आगे की शिक्षा प्रारंभ करता था। नेक्स्ट नंबर 3 है हमारा समावर्तन संस्कार का प्रचलन। यानी कि एक समय के बाद हमारी फॉर्मल एजुकेशन जब समाप्त हो जाती है, यानी कि जो गुरुकुल की शिक्षा थी 25 वर्ष तक माना जाता था कि हमारे जो बालक हैं 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करते थे गुरुकुल में रहकर, और अगर वो चाहें तो 25 वर्ष की आयु के बाद समावर्तन संस्कार के द्वारा वो अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं। अगर उनकी स्वेच्छा है गृहस्थ आश्रम में जाने की तो वो गृहस्थ आश्रम में, अदरवाइज वो गुरुकुल में रहकर अपनी आगे वाली शिक्षा को लगातार कंटिन्यू कर सकते थे। नेक्स्ट नंबर 4 है वैदिक शिक्षा का आरंभ करने की आयु। वैदिक शिक्षा के मतलब आयु का निर्धारण जैसे आज के समय में भी कि भाई नई पॉलिसी आ रही है, जैसे अभी आपने रैंडमली सुना
सुना है कि अब जो हमारी पॉलिसी चल रही है एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी प्रत्येक कक्षा के लिए पर्टिकुलर एज निर्धारित की गई है। ऐसे ही प्राचीन काल में भी शिक्षा प्रारंभ करने की पर्टिकुलर एज थी। अगर हम इसमें देखें तो वर्ण के आधार पर थी कि ब्राह्मण 8 वर्ष में, वैश्य ब्राह्मण जो था यानी कि जो ब्राह्मण वर्ग था वो 8 वर्ष में शिक्षा प्रारंभ कर सकता है, और जो क्षत्रिय था वो 11 वर्ष की आयु में अपनी शिक्षा को प्रारंभ कर सकता है, और जो वैश्य था वो अपनी 12 वर्ष की आयु में शिक्षा का प्रारंभ कर सकता है। साथ में नेक्स्ट नंबर 5, शिक्षा ग्रहण करने का वातावरण, यानी कि शिक्षा को ग्रहण करने के लिए एक ऐसा वातावरण दिया जाता था प्राचीन समय में जो प्रकृति के ज्यादा निकट होता था। यानी कि हमारे जो गुरुकुल होते थे वो कहीं ना कहीं शोरकुल या राज्य जैसी व्यवस्थाओं से बहुत दूर हुआ करते थे, जिसमें एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण तैयार किया जाता था जिसमें बच्चे स्वयं प्रकृति को महसूस करें और उससे बहुत सारी चीजों को सीखें। नेक्स्ट नंबर 6 है गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन। यानी कि अगर हम बात करें कि वैदिक काल में जो शिक्षा थी, आप सभी को पता है कि वैदिक काल में स्कूल की अगर हम बात करें, जैसे आज हम स्कूल बोलते हैं, उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। तो गुरुकुल प्रणाली का प्रचलन था कि बच्चे को अपने घर से दूर गुरु के पास रहकर ही गुरुकुल में पढ़ना होता था। और गुरुकुल प्रणाली का जो प्रचलन था, अगर हम उसमें बात करें तो गुरुकुल पर किसी भी व्यक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। गुरुकुल के जो स्वामी होते थे, यानी कि जितने भी ऋषि महर्षि होते थे, वही उसके स्वामी होते थे किसी भी व्यक्ति का। अदरवाइज उसमें जो राजा का राजकुमार भी पढ़ रहा है, क्योंकि पहले हमारे यहाँ राज्य व्यवस्थाएं थी, तो राजा हुआ करते थे उनके नेता, और जब अगर राजकुमार भी उस गुरुकुल में पढ़ रहा है तो राजा उस पर भी कोई हस्तक्षेप गुरुकुल में नहीं कर सकता था। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है वैदिक शिक्षा का स्वरूप। यानी कि प्राचीन शिक्षा में जब शिक्षा के स्वरूप की अगर हम बात करें तो शिक्षा का स्वरूप कैसा था, यानी कि जैसे उसके उद्देश्य हमने पहले ही पढ़े कि प्राचीन जो शिक्षा थी वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता की ओर थी, तो उसी प्रकार से उसका स्वरूप था, यानी कि उसका पाठ्यक्रम क्या था कि कहीं ना कहीं वेदों को ज्ञान को अर्जन करना, हमारी आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, धार्मिक जितने भी ग्रंथ हैं, उन चीज़ों को प्राप्त करना और उन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रवक्ता हासिल करना, ये सब चीज़ें, प्रवीण होना, ये सब चीज़ें हमारी प्राचीन शिक्षा की विशेषता रही। नेक्स्ट है इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था। जैसे आज भी वर्तमान समय में निःशुल्क शिक्षा के लिए नए नए एक्ट आ रहे हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं नामांकन कराने के लिए निःशुल्क शिक्षा का एक कॉन्सेप्ट आया। ऐसे ही प्राचीन समय में भी, ये आज नया कॉन्सेप्ट नहीं है, प्राचीन समय से चला आ रहा है कि निःशुल्क शिक्षा हमें प्राचीन समय में भी कोई भी व्यक्ति अपनी आर्थिक तंगी की वजह से ऐसा नहीं था कि शिक्षा ना ले पाए। फिर जो हमारा एजुकेशन थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट थी पुराने समय में भी, लेकिन इसमें एक प्रणाली का प्रचलन था, वो फीस के रूप में नहीं था। अगर हम उसे देखें कि वो शुल्क के रूप में लिया जाता था, तो शुल्क के रूप में नहीं था, उसे आप चाहें तो अपनी स्वेच्छा से, जिसका नाम था गुरु दक्षिणा। जैसे आपने सुना भी होगा कि भाई एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा दान कर दिया, बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपने देखे सुने हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु दक्षिणा थी, लेकिन वो शुल्क के रूप में नहीं थी, वो आपकी कहीं ना कहीं गुरु की डिमांड कई बार होती थी, या कई बार आप स्वेच्छा से भी कुछ चीजों को दान कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें शिक्षण पद्धतियां। प्राचीन समय में हमारी जो शिक्षण पद्धतियां रही वो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो व्याख्यान पद्धति सबसे मेन मानी जाती है। तो व्याख्यान के साथ साथ मनन, श्रवण, निध्यासन, स्वाध्याय, साथ में बच्चों को अगर कोई समस्या है, यानी कि समस्या समाधान, क्योंकि एक बार किसी बच्चे को बता दिया और उसे मतलब सुनकर सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ये आज भी पॉसिबल नहीं था है और पहले भी पॉसिबल नहीं था। तो इसको बार बार क्या किया जाता था, पुनरावृत्ति की जाती थी कि बार बार लेक्चर दिए जाएं, बच्चे बार बार ध्यान से सुने। अगर बच्चों को कोई उसकी समस्या थी, कोई भी समाधान मतलब समस्या अगर आती थी तो समाधान के लिए भी समाधान किया जाता था। जैसे कि समाधान के लिए वाद विवाद किया जाता था, यानी कि आप अपना पक्ष रखिए और आपके पक्ष को समझाने के लिए कहीं ना कहीं वाद विवाद, साथ में वाद विवाद के साथ प्रश्नोत्तर, यानी कि आप कोई जो डाउट है या आपको जो समस्या है उसके समाधान के लिए आप प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग किया जाता था। साथ में नेक्स्ट पॉइंट है कक्षा नाटकीय पद्धति का प्रचलन। कक्षा नाटकीय पद्धति यानी कि हमारी जो शिक्षा थी, आपको पता ही है कि प्राचीन जो शिक्षा थी उसका सिलेबस बहुत ब्रॉड था, और ब्रॉड होने के कारण हमारे जो काव्य, महाकाव्य, वेद, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं कहानी के रूप में हैं।
कथाओं के रूप में है, तो गुरु अपने शिक्षण को आसान बनाने के लिए, प्रभावित बनाने के लिए, कहीं ना कहीं इफेक्टिव बनाने के लिए कोशिश करते थे, इस पद्धति का प्रयोग करते थे कि पर्टिकुलर कोई भी एक कॉन्सेप्ट या कोई एक कथा उठाई और उसमें जितने भी पात्र होते थे उन पात्रों को प्रत्येक स्टूडेंट को डिलीवर कर देते थे कि इन आपको ये वाला कैरेक्टर प्ले करना है, आपको ये वाला कैरेक्टर प्ले करना है। तो वो अपने अपने कैरेक्टर को ध्यान में रखते थे, याद करते थे और उसको पूर्ण रूप से निर्वाहन भी करते थे उसी भूमिका को। तो कहीं ना कहीं वो जो कॉन्सेप्ट था वो याद भी हो जाता था। अगर आज के समय में हम देखें तो लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि खुद करके सीखना, पर्टिकुलर उन चीज़ों को खुद ही याद करना, उस भूमिका में ढलना और उस भूमिका को प्रेजेंट करना, कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि बच्चे कहीं ना कहीं वहाँ सेल्फ लर्निंग के लिए मोटिवेट होते थे। साथ में नेक्स्ट है इसमें लास्ट छात्र संबंधी जीवन। जो या छात्र संबंधी जीवन की अगर हम बात करें, उसके जो विशेष नियम हुआ करते थे, यानी कि छात्रों को गुरु की आज्ञा का पालन करना होता था और गुरु सर्वोपरि माना जाता था। यानी कि उसका जो नियम था, छात्रों का जो जीवन संबंधी नियम था, आज्ञा पालन करना, गुरु को, अगर हम गुरु और छात्र के जीवन की बात करें, गुरु और शिक्षक के जीवन की बात करें, तो जो गुरु की जो पद था वो कहीं ना कहीं ब्रह्मा से भी ऊंचा माना जाता था। इसीलिए जो छात्र थे वो गुरु को सर्वोपरि स्थान मिलता था, वो गुरु का सर्वोपरि स्थान था और बहुत सारे जो नियम गुरु बनाते थे उन नियमों का कठोरता से पालन किया जाता था। अगर कोई विद्यार्थी, कोई भी छात्र अगर उन नियमों का विशेष रूप से पालन नहीं करता था तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान था। जैसे आज भी पनिशमेंट हमें दिया जाता है, किसी भी रूप में कोई गलती हो जाती है स्टूडेंट से, तो छोटे मोटे पनिशमेंट पहले भी थे। तो कहीं ना कहीं ये जो नियम थे कि कैसे उसे विद्यार्थी जीवन जीना है उसको फॉलो करना होता था। थैंक यू छात्र, आज के लिए इतना ही। इससे आगे वाली चीज़ें हम आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे।